दोस्तों स्वागत है आप सभी का क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग स्वस्थ होंगे और अच्छी प्रिपरेशन दोस्तों आप लोगों की चल रही होगी। आज काफ़ी अंतराल के बाद कोई वीडियो दोस्तों अपलोड हो रही है। बीच में बहुत ज़्यादा दोस्तों व्यस्तता थी जिस कारण से बिल्कुल भी समय नहीं मिल पा रहा था, लेकिन पूरी कोशिश रहती है कि आपके लिए दोस्तों रेगुलर इंटरवल पर इंपॉर्टेंट क्लासेस लेकर आते रहें और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करवाते रहें। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे उत्तराखंड सहायक सांख्यिकी अधिकारी की। फाइनली दोस्तों इसके फॉर्म रिलीज कर दिए गए हैं यूकेपीएससी के द्वारा। आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। परीक्षा पैटर्न में दोस्तों बदलाव किया गया है। योग्यता भी थोड़ा सा चेंज है। आयु सीमा शुल्क को लेकर बात करेंगे। इसके अलावा खासकर जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो है ओ लेवल को लेकर कंप्यूटर डिप्लोमा कौन सा चलने वाला है। आज हम इसके बारे में दोस्तों बात करेंगे। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, काफी दोस्तों हेल्पफुल होने वाली है। और ये दोस्तों एक अच्छी बात है, 223 पदों पर दोस्तों विज्ञापन निकला है। बहुत समय के बाद दोस्तों भर्ती निकली है और आपके पास एक बहुत बेहतरीन मौका है कि आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं और सहायक सांख्यिकी अधिकारी बन सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूकेपीएससी के द्वारा दोस्तों जो एडवर्टीजमेंट आया है वो है अन्वेषक कम संगणक एवं सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा 2023 का। ये दोस्तों पहले भी एडवर्टीजमेंट आया था, लेकिन दोस्तों उस समय पे यूके के द्वारा इसको एडवर्टाइज किया गया था। 91 पदों पर दोस्तों ये पोस्ट निकली थी, लेकिन अब दोस्तों पदों की संख्या बढ़ा के 223 हो चुकी है, जो कि एक दोस्तों काफी अच्छी बात है। लेकिन साथ ही साथ एक प्रश्न बार बार उठ रहा है जो है ओ लेवल को लेकर, क्योंकि योग्यता में भी कुछ बदलाव किया गया है। इसके बारे में हमने आपको समय समय पर अपडेट भी दी थी और फिलहाल दोस्तों पोस्ट निकल चुकी है। तो देखिए विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है 7 फरवरी 2024। थोड़ा लेट हूँ इस वीडियो को बनाने में, मैंने पहले ही बोला बिल्कुल भी समय नहीं मिल पा रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे थे, तो आज इन सारे प्रश्नों के जवाब देंगे। आवेदन 28 फरवरी तक दोस्तों आप कर सकते हैं, ठीक है। और अभी संशोधन भी होगा आवेदन में, जो आप संशोधन करेंगे परिवर्तन, तो उसके लिए 7 मार्च 2024 से 16 मार्च 2024 तक दोस्तों आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि अभी आप फॉर्म फटाफट भर लीजिए अगर आप योग्यता को पूरा करते हैं, ठीक है। तो पहले दोस्तों हम बात करेंगे, ये कुछ इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पर कुछ चीज़ें जिनको आप बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि जो यहाँ पर आपकी लिखित परीक्षा है, यानी कि मुख्य परीक्षा वस्तुतः इस प्रकार की, जिसका आयोजन आपका जून 2024 में किया जाना प्रस्तावित है। तो अभी दोस्तों आपके पास समय है, आप बहुत अच्छे से इसके प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो समूह गौ में दोस्तों आती है पोस्ट अन्वेषक कम संगणक की सहायक सांख्यिकी अधिकारी की। 223 पदों के लिए दोस्तों ये आपका विज्ञापन जारी किया गया है, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिनमें दोस्तों आपकी प्रयोगात्मक परीक्षा भी होगी, जिसमें आपसे कंप्यूटर से रिलेटेड परीक्षा होगी, उसमें आपके टाइपिंग टेस्ट भी होगा, तो उसकी बाद में सूचना दी जाएगी। कुछ में है, ज़्यादा में नहीं है, कुछ में तो डायरेक्टली आपका सिलेक्शन है। तो हम बात करेंगे दोस्तों 223 पदों की। तो सबसे पहले देखिए सहायक सांख्यिकी अधिकारी और सहायक शोध अधिकारी, जो कि अर्थ एवं संख्या विभाग के अंतर्गत दोस्तों निकली है। इसमें कुल मिला के दोस्तों 125 पदों पर ये पद दोस्तों यहाँ पर निकले हैं और 125 पद दोस्तों काफ़ी हैं। और इसमें देख सकते हैं महिलाओं के लिए कितने पद हैं, इसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रितों के लिए, दिव्यांगों के लिए और इसके अलावा पूर्व सैनिक के लिए यहाँ पर पद यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। अब इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसके अलावा जो सहायक सांख्यिकी अधिकारी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग में यहाँ पर भी दोस्तों आप देख सकते हैं कि 22 पदों पर दोस्तों ये भर्ती कुल मिला के निकली है। और इसके अलावा सहायक सांख्यिकी अधिकारी वर्ग 2, जो कि आपके कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग में निकली है, जिसमें कि आपके 38 पद दोस्तों यहाँ पर निकले हैं। इसके अलावा सहायक सांख्यिकी अधिकारी डेयरी विकास विभाग में, जिसमें केवल 1 पद निकला है। इसके अलावा उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में दोस्तों कुल मिला के 13 पद निकले हैं। और इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं अन्वेषक कम संगणक सहकारी समितियों में दोस्तों इसमें कुल मिला के 3 पद निकले हैं। और अन्वेषक कम संगणक जो कि उच्च शिक्षा में निकली है, जो कि 2 पदों के लिए दोस्तों ये भर्ती निकली है। इसके अलावा सांख्यिकी सहायक स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, जो कि महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग में निकली है, इसमें कुल मिला के दोस्तों 11 पद निकले हैं। और इसके अलावा अन्वेषक कम संगणक जो कि सेम डिपार्टमेंट में निकली है, उसमें आपके 8 पदों पर दोस्तों ये भर्ती निकली है। अब दोस्तों बात करेंगे सबसे पहले कि भैया अर्थ एवं संख्या विभाग, यहाँ पर आपकी क्या योग्यता रहने वाली है। देखिए वेतनमान तो लेवल 6 है, जो कि अच्छा है। इसके अलावा दोस्तों स्थायी पद है, अराजपत्रित है, एनपीएस के दायरे में आएगा। अब शैक्षिक अर्हता की दोस्तों हम बात करेंगे तो देखिए क्या क्या है कि अगर आपने एमएससी कर रखी है मैथमेटिक्स से, या फिर आपने औद्योगिक गणित, इसके अलावा व्यवहारिक गणित आती है, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स आती है, स्टैटिस्टिक्स आती है, ठीक है। इसके अलावा बिहेवियरल स्टैटिस्टिक्स आती है। इसके अलावा अगर आप अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स से हैं, व्यावहारिक अर्थशास्त्र, व्यवसायिक अर्थशास्त्र, या फिर आप अर्थनीति है,
वाणिज्य यानी कि कॉमर्स, और इसके अलावा डेटा साइंस, इनमें से किसी में भी अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट की उपाधि है तो फिर आप दोस्तों इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों आपको कंप्यूटर में ओ लेवल का डिप्लोमा भी चाहिए होगा। लेकिन अगर कंप्यूटर में ओ लेवल का डिप्लोमा नहीं है तो फिर आप इसके समकक्ष कोई 1 वर्ष का कंप्यूटर विज्ञान या फिर कंप्यूटर अनुप्रयोग में 1 वर्ष का आपका डिप्लोमा दोस्तों चल जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बारे में दोस्तों बात करेंगे कि कौन सा चलेगा कौन सा नहीं चलेगा। तो कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपका 1 वर्ष का दोस्तों डिप्लोमा होना चाहिए। बाकी सब अधिमानी अर्हता जो आपके पास हैं वो आप देख लीजिए एक्स्ट्रा। बाकी देख लीजिए आयु सीमा आपकी 21 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष होने वाली है। इसमें अधिकतम आयु में छूट मिलेगी कैटेगरी वाइज जो कि चलती है, वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, बाद में आप इसका मैं एडवर्टीजमेंट आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लो, लिंक अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, वहां पर से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा सहायक सांख्यिकी अधिकारी जो कि एमएसएमई में निकली है, इसमें 22 पद हैं, लेवल दोस्तों 6 है। फिर वही चीज है दोस्तों कि यहाँ पर भी आपको एमएससी मैथमेटिक्स, इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, अप्लाइड मैथ्स भी इसमें चल जाएगी, अर्थशास्त्र और कॉमर्स। मेन दोस्तों आपकी ये 4 सब्जेक्ट इसमें रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज है कि भैया अगर आपने ओ लेवल किया हुआ है, मतलब संस्थान से कंप्यूटर में अगर आपने ओ लेवल किया हुआ है या फिर आपका ट्रिपल सी दोस्तों यहाँ पर चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ट्रिपल सी की छूट है। ट्रिपल सी तो दोस्तों ज्यादातर लोगों के पास होता है, तो ट्रिपल सी और अगर आपने पीजी किया हुआ है इन 4 सब्जेक्ट में से तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। कुल पद दोस्तों आपके 12 रहेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा फिर वही आयु सीमा तो वही रहेगी। सहायक सांख्यिकी अधिकारी वर्ग 2 जो कि आपके कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग में है, यहाँ पर कुल मिला के 38 पद हैं, लेवल दोस्तों आपका 6 है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको भैया एमएससी मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, कॉमर्स या फिर आपका इकोनॉमिक्स, इसमें से दोस्तों आपकी पीजी की उपाधि के संग ओ लेवल का डिप्लोमा है। यहाँ पर कुछ भी अलग से नहीं है, ओ लेवल तो चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर और कोई छूट नहीं है, ठीक है ना। बाकी इसमें भी 21 से 42। इसके अलावा डेयरी विकास विभाग, यहाँ पर भी दोस्तों वही है कि आपको मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स या फिर कॉमर्स, इसमें आपके दोस्तों स्नातकोत्तर की उपाधि और साथ में कंप्यूटर ओ लेवल का डिप्लोमा, कुछ भी ओ लेवल के बदले कुछ भी नहीं है, ठीक है। बात करेंगे उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, इसमें दोस्तों आपके 13 पद निकले हैं। पहले अलग से निकलने वाले थे लेकिन अब इन्होंने दोस्तों कंबाइन कर दिए हैं। लेवल है दोस्तों 5। तो इसमें दोस्तों आपकी केवल और केवल ग्रेजुएशन मांगी गई है। तो अगर आपने मैथमेटिक्स या फिर मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स के संग बीएससी या फिर बीए किया हुआ है तो आप दोस्तों इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ये भी दोस्तों यहाँ पर क्लियरली है कि दोस्तों ये प्योरली जो मैथमेटिक्स या फिर मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स से बीएससी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है ये पद। यहाँ पर इकोनॉमिक्स वाले बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो 13 पद दोस्तों यहाँ पर निकले हैं। बाकी देखिए वही चीज़ है, न्यूनतम 21 वर्ष 42 वर्ष, यहाँ पर कोई भी ओ लेवल की आवश्यकता आपको नहीं रहेगी, ठीक है। तो ग्रेजुएशन वालों के लिए अभी तक फिलहाल 13 पद हैं यहाँ पर। उच्च शिक्षा विभाग में भी दोस्तों आप देख सकते हैं अन्वेषक कम संगणक के 2 पद हैं। इसमें भी दोस्तों आपसे ग्रेजुएशन दोस्तों मांगा जाएगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर डोए का ओ लेवल का भी आपका चलेगा डिप्लोमा। साथ ही साथ फिर आपका कंप्यूटर टेस्ट भी होगा जिसमें आपसे 4000 की डिप्रेशन पर आवर की स्पीड दोस्तों मांगी जाएगी। तो इसमें आपका कंप्यूटर टेस्ट भी होगा। यह अन्वेषक कम संगणक, इन्वेस्टिगेटर कम कंप्यूटर बोलते हैं दोस्तों इसको, ये हायर एजुकेशन में आपके भरे जाएंगे उच्च शिक्षा विभाग में, यानी कि कॉलेज में दोस्तों आपकी ये पोस्ट होंगी और लेवल 5 की दोस्तों पद होने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों ये थोड़ा सा ग्रेजुएशन के संग संग यहाँ पर आपको ओ लेवल भी चाहिएगा। 2 एक का ही होता है ओ लेवल का, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिए अन्वेषक कम संगणक, और ये सहकारी समितियों में निकला है जो कि 3 पद हैं, फिर लेवल 5 है। तो ये भी दोस्तों आपका क्या है, बीएससी वालों के लिए है, स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स, ठीक है ना। यानी कि बीएससी वालों के लिए स्पेशल पद है ये। इसमें इकोनॉमिक्स वाले अप्लाई नहीं कर सकते, इसके अलावा ना ही इसमें कॉमर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के लिए है। बाकी इसमें कंप्यूटर संचालन का प्राथमिक ज्ञान है। तो 3 पद बीएससी वालों के लिए ये अभी आपके फिलहाल निकले हैं। बाकी इसमें और कुछ नहीं चाहिए। 21 से 42 बाकी अधिमानी अर्थ है, ये तो खैर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं बाकी। इसके अलावा देखिए फिर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट जो कि वुमेन एम्पावरमेंट में है, ये दोस्तों आपका लेवल 6 का पद है, लेकिन केवल और केवल दोस्तों इसमें आपका ग्रेजुएशन ही मांगा जाता है। ये दोस्तों काफ़ी अच्छी बात है। मैथमेटिक्स या फिर स्टैटिस्टिक्स से आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। बाकी आपको कंप्यूटर संचालन की जानकारी चाहिए, इसमें कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है। ये इसमें आपको MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, इंटरनेट आदि की जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए आपको कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, हालांकि आप रख सकते हैं, लेकिन केवल जानकारी है।
तो आपको इसमें कोई आवश्यकता नहीं है इसमें किसी भी सर्टिफिकेट की, ठीक है ना। इसके अलावा अन्वेषक कम संगणक महिला शक्तिकरण बाल विकास विभाग, इसमें भी दोस्तों सेम क्राइटेरिया है। फिर आप अगर आपने बीएससी अपने मैथमेटिक्स से या फिर आपने बीए मैथमेटिक्स या फिर स्टैटिस्टिक्स से कर रखी है, मतलब कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। कई जगह पे बीए भी होता है मैथमेटिक्स से, बीए भी स्टैटिस्टिक्स से होता है। तो अगर आपने कर रखा है तो फिर आप दोस्तों यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी आपको दोस्तों कोई अन्य कंप्यूटर सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। हालांकि सेफ साइड के लिए आप बनवा सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए साफ साफ है कि कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, बस आपसे जानकारी मांगी गई है। ये थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान में रखना है। ये लेवल 4 का दोस्तों पद है। अभी तक जितने भी पद चल रहे थे दोस्तों, ये लेवल 5 या फिर 6 के चल रहे थे, तो ये आपका लेवल 4 का पद है, जो कि 2400 ग्रेड पे का पद होने वाला है। 2142 इसकी आयु सीमा रहने वाली है। तो ये दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक चीज और है। देखिए आपने दोस्तों यहाँ पर अप्लाई किया होगा, देखिए उक्त पद में कतिपय पदों हेतु UKSSC द्वारा पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन 28 दिसंबर 2021 में अभ्यर्थियों द्वारा उक्त पदों में तत्समय प्रकाशित पदों हेतु आवेदन किया गया था। उन अभ्यर्थियों की आयु गणना की निश्चय तिथि उक्त विज्ञापन के अनुसार 1 जुलाई 2021 है, ठीक है ना। तो उत्तराखंड शासन के इस पत्र के द्वारा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूहों के पदों पर चयन वर्ष 2021-22 में अधिकतम आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। इस प्रकार आयु की गणना की निश्चय तिथि 1/7/2021 को अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 21 वर्ष तथा 43 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिस हेतु अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पंजीकृत संख्या का उल्लेख करना अनिवार्य है। यानी कि दोस्तों अगर आपने पहले भी दोस्तों इसके लिए अप्लाई किया है, तो 1/7/2021 को अगर आपकी आयु उस समय पर 43 साल थी, तो भी दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए 2021 से आज 2024 हो गया है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस समय पर आप देख लेना कि आपके उस समय पर, क्योंकि 1 वर्ष की और भी छूट दी गई थी, 21 से 43 वर्ष थी, तो अगर आपने वो किया और इसके अलावा दोस्तों आपके पास पंजीकरण संख्या भी होगी, तो आप उसका उल्लेख करके दोस्तों अभी भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उस समय पर दोस्तों छूट भी चल रही थी 1 साल की एक्स्ट्रा, तो 21 से 42 तो थी, 1 साल की और भी छूट दी गई थी। तो अगर आपने 1/7/2021 तक, उस समय तक अगर आपकी 43 वर्ष आयु नहीं हुई थी, तो भी दोस्तों आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पूर्व में आपने अप्लाई किया होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं 28 दिसंबर 2021 के क्रम में अधिकतम आयु सीमा के अंतर्गत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को वर्तमान विज्ञापन के सापेक्ष आयु सीमा में छूट का लाभ तभी अनुमान किया जाएगा जब अभ्यर्थी द्वारा विज्ञापन में निर्धारित कॉलम में उक्त विज्ञापन की रजिस्ट्रेशन संख्या का उल्लेख किया गया हो। तो समझ लीजिए कि अगर आप रजिस्ट्रेशन संख्या का उल्लेख नहीं करेंगे तो फिर आपको छूट का लाभ नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा अभ्यर्थी को अभिलेख सत्यापन के समय पर भी दोस्तों आपने ऑनलाइन आवेदन की छायाप्रति भी आपको दोस्तों प्रस्तुत करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको फिर अधिकतम आयु सीमा का छूट का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो आपके पास दोस्तों जब आपने आवेदन किया होगा तो उस समय पर आपके पास ऑनलाइन आवेदन की फोटोस्टेट भी होगी, तो आप उसको भी लेकर जाएंगे जब आपका सिलेक्शन होगा और जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दोस्तों जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सारे दोस्तों इसमें प्रावधान किए गए हैं, बाकी सब इसमें चीजें वही हैं जो कि होती हैं जनरली। बाकी हम दोस्तों हम यहाँ पर बात करेंगे इसके थोड़ा सा परीक्षा पैटर्न को लेके। देखिए परीक्षा पैटर्न दोस्तों इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है। पहले केवल वहां पर 100 नंबर का पेपर था, अब 100 नंबर से इसको हटा के दोस्तों थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया गया। देखिए शुल्क की बात करेंगे तो शुल्क सामान्य जो कि यूकेपीएससी का रहता है, अनारक्षित के लिए 150 रुपये है, बाकी इसमें प्रोसेसिंग फी लगा के 172.30 पड़ जाएगा। बाकी आप देख लीजिए इसमें शुल्क कितना है। ईडब्ल्यूएस के लिए भी वही रहेगा, ओबीसी के लिए भी वही रहने वाला है, लेकिन जो एससी है उनके लिए 82 रुपये पड़ेगा और एसटी के लिए भी 82 रुपये पड़ेगा, लेकिन जो अनाथ बच्चे उनके लिए कोई नहीं है, और फिजिकली हैंडीकैप के लिए 22 रुपये पड़ने वाला है, ठीक है ना। इनके लिए केवल प्रोसेसिंग शुल्क मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है। बाकी दोस्तों यही रहेगा इसमें। आपकी देखिए जो परीक्षा है वो जनरली आपकी क्या है, एक चरण में ही होने वाली परीक्षा है। किसी परीक्षा में दोस्तों आपका टाइपिंग टेस्ट हो सकता है, वो भी ज़्यादातर दोस्तों आपका अन्वेषक का संगणक वाले में ही होगा अगर होगा तो, क्योंकि होना उसी में है। उसके अलावा तो और किसी में जिसमें आपकी स्पीड मांगी गई है टाइपिंग टेस्ट में, उसी में दोस्तों आपका होने वाला है, ठीक है ना। बाकी देखिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से दोस्तों, इसमें जरा सा देखेंगे कि इसमें क्या रहने वाला है। देखिए बाकी आपके सेंटर कोड्स हैं जहाँ पर आप अप्लाई करेंगे और ये आपके यहाँ सेंटर पड़ेंगे, 13 जिलों में आपके सेंटर पड़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों ये है आपका परीक्षा का आप देख सकते हैं परीक्षा पैटर्न। ये आपकी देखिए योजना पाठ्यक्रम क्या है। देखिए इसमें दोस्तों आपके एक लिखित मुख्य परीक्षा होने वाली है जो कि ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव टाइप होंगी, और इसमें आपके 2 दोस्तों आपके पेपर होने वाले हैं, ठीक है ना। अब इसी के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। ये कोई स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है, यही है आपका कि यहाँ अगर आपने अच्छा कर लिया तो आपका सिलेक्शन समझ लो हो गया। कोई इंटरव्यू नहीं है, बस सिंपल सा है। तो देखिए इसमें क्या है, एक तो सामान्य हिंदी
और इसके अलावा सांख्यिकी विश्लेषण की तकनीक यानी कि स्टैटिस्टिकल जो एनालिसिस होती है उसकी टेक्निक से रिलेटेड दोस्तों इसमें क्वेश्चन रहेंगे। इसमें 100 प्रश्न आएंगे, अधिकतम अंक 100 होंगे, यानी कि हर क्वेश्चन आपका 1 नंबर का, और इसमें आपको 2 घंटे मिलने वाले हैं। फिर इसके बाद दोस्तों आपका सेकंड पेपर होगा। सेकंड में दोस्तों आपको चयन मतलब कि आपका वैकल्पिक विषय, क्योंकि भैया अलग अलग योग्यताएं हैं, तो गणित वाले गणित के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप मैथ्स वाले हैं तो आपको मैथ्स, औद्योगिक गणित, व्यवहारिक गणित, स्टैटिस्टिक्स वाले अलग होंगे। इसके अलावा इकोनॉमिक्स वाले अलग होंगे, वाणिज्य वाले अलग होंगे और डेटा विज्ञान वाले अलग होंगे। यानी कि दोस्तों इसमें कुल मिला के 5 दोस्तों इसमें प्रश्न पत्र बनने वाले हैं सेकंड वाले में, ठीक है। और इसमें भी अधिकतम प्रश्नों की संख्या 200 है और फिर वही 200 अंक और 3 घंटे मिलेंगे, और कुल मिला के दोस्तों आपका 300 नंबर का पेपर होने वाला है। और इस 300 के आधार पर ही दोस्तों आपकी मेरिट बनेगी। इसके अलावा जो कंप्यूटर संचालन का आधारभूत ज्ञान है, ये भी दोस्तों आपका क्या होगा, 100 अंकों का होगा और ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। तो इसमें भी आपको 40% लाना अनिवार्य होगा। बाकी फिर जब आप 40% इसमें ले आएंगे तो फिर आपको मेरिट जो यहाँ पर से बनेगी उसका सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं कि इसके अंक आपके यहाँ पर जुड़ेंगे। तो जो भी 100 अंक है तो यानी कि 100 में से आपको 40 अंक लाने होंगे और 1 घंटा दोस्तों आपके लिए मिलेगा, बस ये होगा क्वालिफाइंग। बाकी आपकी जो मेरिट है वो 300 से ही बनेगी। जो टॉप में आए होंगे उन्हीं का सिलेक्शन होगा। साथ ही साथ उनको क्या करना पड़ेगा, ये कंप्यूटर संचालन वाला परीक्षा को पास करना पड़ेगा अगर उनके उसमें होगा तो, टंकण परीक्षा में, ठीक है ना। तो ज्यादातर आपकी अन्वेषा कम संगणक में ही होगी, बाकी तो नहीं होने वाली, ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा इसके पाठ्यक्रम की। तो पाठ्यक्रम देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर सामान्य हिंदी और सांख्यिकी विश्लेषण की तकनीक है दोस्तों। इसमें आपके कुल मिला के 100 इसमें प्रश्नों की संख्या रहेगी, 2 घंटे आपको समय मिलेगा। हिंदी में दोस्तों आपके वही 50 नंबर की हिंदी इसमें आने वाली है। इसमें जनरल जो आपका बेसिक दोस्तों जो सिलेबस है वो यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि वर्ण है, हिंदी शब्द है, हिंदी शब्द समूह में तत्सम तद्भव ये सब दोस्तों आते ही हैं, ये सब आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो बेसिक दोस्तों इसमें हिंदी आएगी। इसके अलावा जो सांख्यिकी विश्लेषण की तकनीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें दोस्तों जो बेसिक स्टैटिस्टिक्स होती है, जो कि जनरली सभी लोग पढ़ते हैं, चाहे मैथ्स वाले हों, चाहे वो स्टैटिस्टिक्स वाले हों, चाहे वो इकोनॉमिक्स वाले हों, चाहे वो कॉमर्स वाले हो, ये सभी दोस्तों, और इवन डेटा साइंस वाले, ये सभी लोग दोस्तों स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं। तो वही है दोस्तों, जैसे कि इसमें आपकी स्टैटिस्टिक्स है, इसकी परिभाषा, इसका कार्य क्षेत्र क्या है, इसका स्कोप क्या है, ठीक है, इसकी सीमाएं, लिमिटेशन क्या है, इसके डिस्ट्रेस क्या है और इसकी किस तरह से दुरुपयोग किया जाता है, ठीक है। बाकी देखिए आंकड़ों का संग्रह है, प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है, ठीक है। बाकी आप दोस्तों जो सैम्पलिंग लेते हैं उसकी कौन कौन सी टेक्निक है, कैसे कैसे आप सारणीकरण करते हैं, यानी कि आप श्रेणी मतलब कि किस तरह से आप जो टेबल स्टेबलाइजेशन का आप करते हैं, बाकी आपकी बारंबारता है, बंटन है, ठीक, आंकड़ों को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ग्राफ्स की मदद से, ओके, क्लासिफिकेशन हो गया, तो ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आता है दोस्तों, जैसे कि इसमें आपका मीन, मीडियम, मोड, ठीक है, और इसके अलावा ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, है ना, ये सभी दोस्तों। इसके अलावा ये क्वार्टाइल, डेसाइल, ठीक है, और परसेंटाइल, ये सभी है, ठीक। इसके अलावा फिर आपके ये भी हैं जिसमें आपके दोस्तों आपके मेजर ऑफ डिस्पर्सन की हम बात करते हैं, इसमें रेंज है और क्वार्टाइल है, ठीक है। इसमें फिर इसके बाद आपके जो माध्य विचलन है, ठीक है, और मानक विचलन है, स्टैंडर्ड डिवीजन बोलते हैं इसको दोस्तों, ठीक है ना। ये सभी दोस्तों इसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा ये अभी थोड़ा सा ये इंग्लिश में नहीं है तो थोड़ा सा इसको दिक्कत हो रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं, देखिए थोड़ा सा इंग्लिश वाला देख लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोस्तों जैसे इसमें मेजर ऑफ डिस्पर्सन आता है, रेंज, क्वार्टाइल, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डिवीजन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये सभी दोस्तों आप पढ़ते हैं। मोमेंट, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, ओके। इसके अलावा दोस्तों इसमें जैसे इंडेक्स नंबर है, तो इंडेक्स नंबर में भी दोस्तों आपके जैसे लास्ट पेयर है, पैसाचे है, मार्शल, फिशर आइडल इंडेक्स नंबर है, ठीक है, सैंपल कोरिलेशन है, लीनियर रैंक, ये सभी दोस्तों आप पढ़ते हैं, ठीक है। एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी थ्योरी, ये सभी दोस्तों आपकी स्टैटिस्टिक्स में आती है। इसके अलावा थोड़ा सा इसमें मैथ्स भी है, जिसमें आपकी अलजेब्रा आएगी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, परसेंटेज, ये सभी आएगा। बाकी दोस्तों इसमें थोड़ा सा इंडियन स्टैटिस्टिक्स आती है। इंडियन स्टैटिस्टिक्स दोस्तों ये जनरली आपको इंटरनेट पे मिलेगी। इसमें दोस्तों आपको जैसे डायरेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, इसके अंदर क्या क्या स्कीम्स दोस्तों चल रही है, सेंट्रल CSO के बारे में, ठीक है ना, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ठीक है ना, NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इनके बारे में दोस्तों आपने पढ़ना होता है। अगर आपने जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी का पेपर दिया होगा इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का, तो दोस्तों उसका भी यही सिलेबस था, उसके अकॉर्डिंग दोस्तों आप इसमें प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। 50 नंबर की दोस्तों ये भी आएगी। इसके बाद फिर दोस्तों अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग दोस्तों ये सिलेबस दिया गया है। इसके बारे में तो दोस्तों मैं कभी डिटेल वीडियो में और डिस्कस करूंगा। देखिए जैन मैथमेटिक्स वाला हमारा चैनल है, वहाँ पर मैं दोस्तों उसके मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में डिस्कस करूंगा, तो आप दोस्तों वहाँ पर देख सकते हैं। अन्य सब्जेक्ट्स के भी दोस्तों आपके सिलेबस सही रहेंगे,
जैसे कि मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का है तो उसका भी सिलेबस ये रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरह के इसमें डिफरेंट सिलेबस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान रहे कि दोस्तों यहाँ पर इकोनॉमिक्स हैं तो उनका पेपर अलग होगा, ऐसी जो कॉमर्स वाले हैं उनका पेपर अलग होने वाला है। तो जैसे इकोनॉमिक्स वाले हो माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। ये सभी दोस्तों पढ़ेंगे जो उनका इकोनॉमिक्स में सिलेबस रहता है। डेमोग्राफी है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है, इकोनोमेट्रिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। उत्तराखंड इकोनॉमी है तो थोड़ा सा उत्तराखंड से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन आएंगे उत्तराखंड से। तो ये सभी दोस्तों इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो उनके भी अलग होने वाले। ऐसे फिर कॉमर्स का है तो कॉमर्स का भी जो आपका सिलेबस जो चला आता है, ठीक है। तो वाणिज्य से भी आपका आएगा अलग से पेपर। बाकी दोस्तों इसमें 100% दोस्तों फिर क्योंकि अलग अलग पेपर है तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा कि आपको अलग अलग पेपर हैं तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर फिर अलग अलग पेपर में क्योंकि अलग अलग क्वेश्चंस होंगे, अलग अलग क्वेश्चंस का लेवल होगा। तो बाद में दोस्तों फिर इसको यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत यही रहती है कि अलग अलग क्योंकि सबका लेवल अलग अलग होता है तो फिर दोस्तों यहाँ पर थोड़ा अलग प्रोसेस से इसको किया जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको देख सकते हैं। बाकी इसमें दोस्तों फिर नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस अपनाई जाएगी। नॉर्मलाइजेशन में दोस्तों फिर आप जानते हैं कि दोस्तों की जो प्रोसेस होती है उसमें ज़्यादातर थोड़ा डिफरेंट दोस्तों हमेशा से कॉन्सेप्ट रहता है, क्योंकि दिक्कत दोस्तों यहाँ पर रहती है हमेशा से नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस में, ठीक है ना। बाकी दोस्तों फिर आपका ये जिसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपका दोस्तों एक कंप्यूटर का टेस्ट होगा। कंप्यूटर के टेस्ट में दोस्तों आपसे विंडो, इंटरनेट, MS वर्ड, MS एक्सेल या फिर MS पावर पॉइंट से संबंधित दोस्तों आपके प्रश्न आएंगे। तो हो सकता है कि दोस्तों इस बार हो सकता है कि आपसे बेसिक नॉलेज ऑफ ऑपरेशन कंप्यूटर का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हो जाए। तो हो सकता है दोस्तों कि वुमेन एम्पावरमेंट वाले में दोस्तों इसका आपसे पूछा जाए, यानी कि जो उसमें स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की जो पोस्ट निकली है वहाँ पर दोस्तों इससे संबंधित आपसे ज्ञान पूछा जा सकता है। और हो सकता है कि आप बस वहीं पर ही क्वालिफाइंग नेचर का आपसे पेपर लिया जाए। अब दोस्तों हम बात करेंगे ओ लेवल के बारे में, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्तों इसके बारे में भ्रांतियां हैं कि भैया जो ओ लेवल है ये ओ लेवल कहाँ से मिलेगा। क्योंकि बहुत से जो दोस्तों यहाँ पर बात समझ में नहीं आती कि जो ओ लेवल है, ओ लेवल के समकक्ष कौन सा दोस्तों यहाँ पर डिप्लोमा चल सकता है। क्योंकि कई जगह पे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं वो भी दोस्तों यहाँ पर चलवाते हैं ओ लेवल का कोर्स, और वो यही बोलते हैं कि ये हमारा चल जाएगा, इधर चल जाएगा, उधर चल जाएगा, और बच्चों से काफ़ी वहाँ पर पैसों की भी डिमांड की जाती है। तो अब ऐसे में थोड़ा सा हमें यहाँ पर देखना है कि हमारे जो कौन सा जो सर्टिफिकेट रहेगा या फिर कौन सा कंप्यूटर का जो 1 वर्ष का जो डिप्लोमा है वो रहेगा जिससे जो कि हमारा काम बच जाए, ठीक है ना। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपके लिए एक स्पेशल दोस्तों एक शासनादेश लेकर आया हूँ दोस्तों। ये उत्तर प्रदेश का शासनादेश है जिससे दोस्तों ये क्लियर हो जाता है कि कौन कौन से जो सर्टिफिकेट हैं जो कि ओ लेवल या फिर उसके समकक्ष माने जाएंगे, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं ये प्रेषक हैं डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है। और इस सभी जगह दोस्तों यहाँ पर फिलहाल चलता है, क्योंकि वहाँ चलेगा तो यहाँ भी चलेगा। तो आप देख सकते हैं ये शासनादेश अभी आपका 5 मई 2022 का है दोस्तों। कार्मिक अनुभाग 2 से कंप्यूटर कोर्स ओ लेवल तथा उसके समकक्षा निर्धारित करने के संबंध में दोस्तों ये शासनादेश है। तो एक बार जरा इसको पढ़ लीजिए। उपरोक्त विषय के संबंध में कार्मिक अनुभाग 2 में कार्यालय ग्राफ के द्वारा ओ लेवल के समकक्ष कोर्स के निर्धारण हेतु कमेटी का दोस्तों गठन किया गया। कमेटी के जो सदस्य थे उसमें विशेष सचिव IT और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, प्रबंध निदेशक UP डेस्को और श्री हरि प्रताप शाही विशेष सचिव कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा ओ लेवल कोर्स के समकक्ष कोर्स के निर्धारण के संबंध में पूर्व में गृह विभाग व उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आदेश सुझाव के अध्ययन के परिप्रेक्ष्य में समिति द्वारा ओ लेवल के समकक्षता का निर्धारण का प्रस्ताव किया गया है, जो कि निम्नवत है। तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन से जो कोर्स हैं वो ओ लेवल के समकक्ष होंगे। तो सबसे पहले देखिए, केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार के किसी भी बोर्ड, विश्वविद्यालय, UGC, AICTI, इसके अलावा नाइलेट, डोएक से मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्था से कम 1 वर्ष की अवधि का ओ लेवल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण। तो आप समझ लीजिए कि अगर आपने किसी भी बोर्ड से, जैसे मान लेते हैं कोई भी बोर्ड हो सकता है दोस्तों, कोई यूनिवर्सिटी से अगर आपने किया है, UGC से अगर आपने किया है, AICT से किया है, नाइलेट से किया है, नाइलेट का सबसे ज़्यादा चलता है, डोएक का, तो अगर आपने वहाँ से किया है 1 वर्ष का ओ लेवल का पाठ्यक्रम तो वो चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। इसके बाद देखिए, अब बारी आती है दोस्तों कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार के किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, UGC, AICTI
नाइलेट से मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्थान से 10+2 के उपरांत कंप्यूटर में कम से कम 1 वर्ष की अवधि का निम्नलिखित पाठ्यक्रम आपका उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है ना। तो बात चल रही है दोस्तों यहाँ पर कंप्यूटर में जैसे डिप्लोमा है जो कि बिल्कुल इसके समकक्ष होगा। तो देखिए आपने क्या क्या है, जैसे कि DOAP यानी कि डिप्लोमा इन ऑफिस ऑटोमेशन एंड पब्लिशिंग, DOM है डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट एप्लीकेशन, ADC एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर, ये आपने अगर कहीं से किया है तो बिल्कुल ये O लेवल के समकक्ष है। ADCA एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ADCH एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर, ADCP एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, DCA डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, DCFA डिप्लोमा इन कंप्यूटराइज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, DCS है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये पूरी लिस्ट है। DCTT डिप्लोमा इन कंप्यूटर टेस्टिंग ट्रेनिंग, DIP डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग, DISA डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, DISM डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, DIT डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, DST डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन डेस्कटॉप पब्लिशिंग, MDCA मास्टर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि अगर आपके सर्टिफिकेट में इनमें से कुछ भी लिखा हुआ है, ये मैं आप डाल दूंगा जल्दी अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहां पर आप दोस्तों देख लीजिएगा। ठीक है। AITT ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट, ठीक है, PGDCWD पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर वेब डिजाइनिंग। तो ये आपका क्या है, 1 वर्ष का जो आपका कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होगा उसमें ये लिखा होना चाहिए। ठीक है। तो किसी भी अगर आप मान लीजिए किसी भी बोर्ड से, ध्यान रखना है, किसी यूनिवर्सिटी से, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, जैसे कई यूनिवर्सिटी एपटेक का कोर्स करवाती है तो चलेगा, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। UGC, AICTE, ठीक है, नाइलेट, हिल्ट्रॉन का अगर आपके पास है तो सब चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है। इसके बाद देखो तीसरा है, तीसरा क्या है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार से किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, UGC, AICTE, नाइलेट से मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्थान से 10+2 या फिर ग्रेजुएशन के उपरांत की जाने वाली कम से कम 1 वर्ष की अवधि का PGDCA DCA पाठ्यक्रम। यानी कि दोस्तों अगर आपने 12वीं के बाद या फिर आपने ग्रेजुएशन के बाद 1 साल का PGDCA DCA कार्यक्रम किया है तो वो भी O लेवल के बराबर होगा। ठीक है। इसके बाद देखो अगर आपने UPDESCO से अगर आपने 1 वर्ष का DIT प्रोग्राम किया हुआ है तो भी वो O लेवल के समकक्ष है। इसके अलावा देखो अगर आपने ग्रेजुएशन में 1 वर्ष में कंप्यूटर साइंस अगर आपने किया हुआ है या फिर आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन किया है, जैसे कई लोग क्या होते हैं मैथमेटिक्स, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस वाले होते हैं, तो भी आपका वो O लेवल के समकक्ष माना जाएगा। ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ पर अगर आपने BSc IT से किया हुआ है, MCA हो, BTech हो, A लेवल, B लेवल, C लेवल के कंप्यूटर कोर्स, BCA, MSc साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी से किया हुआ है, BSc में कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर एप्लीकेशन, एक विषय के रूप में कम से कम किसी भी 1 वर्ष में रहा हो तो वो O लेवल के इक्विवेलेंट माना जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखो केंद्र राज्य सरकार के किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, UGC, AICTE, इसके अलावा नाइलेट, ये तो है ही इंपॉर्टेंट, किसी भी संस्था से हाई स्कूल के उपरांत कम से कम 1 वर्ष की अवधि का कंप्यूटर में डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होते, यानी कि आपने हाई स्कूल के बाद भी अगर किया होगा तो भी दोस्तों ये चल जाएगा, जो कि O लेवल के समकक्ष माना जाएगा। इसके बाद देखिए क्या है, केंद्र राज्य सरकार की किसी भी बोर्ड, विश्वविद्यालय, UGC, AICTE, नाइलेट मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता मिशन, राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता मिशन से कंप्यूटर में अगर आपने 1 वर्ष की अवधि का पाठ्यक्रम उत्तीर्ण है तो भी माना जाएगा। अगर आपने ITI में 52 सप्ताह का कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कि COPA कोर्स अगर उत्तीर्ण किया है तो ये भी O लेवल के बराबर माना जाएगा। ठीक है। इसके अलावा केंद्र सरकार के किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, UGC, AICTI, नाइलेट से मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्थान से 3 वर्ष का डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, या फिर आपने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग उत्तीर्ण की तो भी दोस्तों आपका O लेवल का माना जाएगा। तो अतः मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कंप्यूटर O लेवल तथा उसकी समकक्षा निर्धारित करने हेतु उपरोक्त अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने का कष्ट करें। ठीक है। ये सभी विज्ञापन, ये शासनादेश भविष्य में विज्ञापित होने वाले सभी पर लागू होने वाला है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन से आपके जो कोर्स हैं वो आपके बिल्कुल O लेवल के समकक्ष माने जाएंगे। तो अगर आप इनमें से किसी भी अर्हता को रखते हैं तो फिर आप दोस्तों बिल्कुल इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। बाकी अगर आपने नाइलेट से O लेवल अगर आपने किया हुआ है तो फिर तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों ये आपका क्या है, उत्तर प्रदेश का शासनादेश है जो कि दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे दोस्तों जो O लेवल है उसकी समकक्षता निर्धारित हो जाती है। देखिए विशेष दोस्तों यहाँ पर कमेटी बैठी थी और कमेटी में काफ़ी सारे सुझाव आए और उन सुझाव के बाद
ओ लेवल कोर्स की समकक्षता को निर्धारित किया गया है। बहुत अध्ययन किया होगा इस समिति के द्वारा एंड देन उसके बाद ये यहाँ पर इनके द्वारा समकक्षता को निर्धारित कर दिया गया है। तो आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप इसको चेक कर लेना कि क्या आपकी ये जो फिटमेंट फैक्टर है वहाँ पर ये बैठता है। मैं एक काम करूँगा दोस्तों, इसको मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप इसका प्रिंट आउट लेके जाइए। जो आपको दोस्तों सर्टिफिकेट दे रहा है उससे बोलिए कि आप इनमें से इस चीज़ को मतलब फॉलो करते हैं नहीं करते हैं, तभी जाके दोस्तों आप उससे सर्टिफिकेट लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थोड़ा लंबी रहेगी है लेकिन दोस्तों आपके काफ़ी काम की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब हम इसके सिलेबस के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, वो भी हमारे दूसरे चैनल जैन नेगी मैथमेटिक्स में। वहाँ पर मैथ्स के बारे में चर्चा करेंगे।